स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फिल्म खुशी की। ये एक तेलुगु फिल्म है जो कि रोमांस और कॉमेडी से भरी हुई है। इस फिल्म के लीड एक्टर्स हैं विजय देवरकोंडा और समंथा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है साइंस डे से, जहां डॉक्टर लेनिन सत्या एक स्पीच दे रहे होते हैं। वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि कैसे साइंस ही इस दुनिया को चला रहा है। वो मानते हैं कि भक्ति और पूजा पाठ बस एक ढोंग है और लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। वो लॉजिक और रीजन पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और साइंस को ही अपना भगवान मानते हैं। दूसरी तरफ उनकी वाइफ दिखाई जाती है जो एकदम उनकी अपोजिट होती है। वो भगवान में बहुत मानती है और लैपटॉप पर उनकी तस्वीर के सामने पूजा करते हुए दिखती है। सत्या के बड़े बेटे ने ब्रिटिश लड़की से शादी करी होती है और उसका छोटा बेटा होता है हमारी फिल्म का मेन हीरो लेनिन विप्लव। विप्लव BSNL के फोन को एक्सचेंज करने का काम करता है और अपने बॉस से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं दूर की जाए जहां एनवायरनमेंट अच्छा हो, मतलब खुली वादियां और पहाड़ हों। उसकी बॉस उसका ट्रांसफर कश्मीर में करा देती है। विप्लव कश्मीर पहुंचता है और अपने कोवर्कर के साथ एक्सचेंज जा रहा होता है। उसको कश्मीर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वहां का एनवायरनमेंट उसको काफी ब्यूटीफुल और प्लेजेंट लग रहा होता है और विप्लव वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बट विप्लव की खुशी शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि एकदम से गाड़ी के साइड में एक बॉम्ब फूट जाता है और इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स के बीच में लड़ाई और शूटिंग शुरू हो जाती है। विप्लव बहुत डर जाता है और किसी तरह से बचकर एक्सचेंज पहुंचता है। कुछ दिनों में विप्लव को कश्मीर की असलियत का अंदाजा लग जाता है। कश्मीर की ठंड ने उसके बुरे हाल कर दिए थे। कभी भी कर्फ्यू लग जाता था, नेटवर्क ना के बराबर होता था और खाने के लिए बस सेब मिलता था। विप्लव का कश्मीर के लिए क्रेज और एक्साइटमेंट थोड़ी ही देर में नफरत में बदल गया था। विप्लव अपने बॉस को फोन करके रिक्वेस्ट करता है कि उसको वापस बुला लिया जाए, पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। अगले दिन विप्लव नाव से पानी में घूम रहा होता है जब उसको दूसरी नाव में आराध्या नाम की लड़की दिखती है। पहली नजर में विप्लव अपने होश खो बैठता है और उसको चाहने लगता है। आराध्या अपनी दोस्त के साथ विप्लव को नोटिस करती है। उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है और वो वहां से भागने लगती है। उन्होंने बुर्का पहना हुआ था तो पॉसिबिलिटी थी कि वो मुस्लिम है। विप्लव उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनसे बात करना चाहता है। आराध्या की दोस्त कहती है कि वो लोग टेररिस्ट फैमिली से हैं और अपने भाई फिरोज को ढूंढने आए हैं। फिर भी विप्लव पीछे नहीं हटता और फुल ऑन फ्लर्टिंग मोड में होता है। वो ये तक कह देता है कि मैं आपके लिए 100 बार मर सकता हूँ। आराध्या और उसकी दोस्त वहां से निकल जाते हैं और फिर हमें उनकी रियलिटी के बारे में पता लगता है। वो ऑफिस का काम छोड़कर कश्मीर घूम रहे होते हैं क्योंकि आराध्या का सपना होता है महाबालेश्वर के मंदिर के दर्शन करने का। वहीं पर विप्लव पहुंच जाता है और माइक पर अनाउंसमेंट कर देता है कि फिरोज नाम का आदमी खो गया है और ये उनकी बहन है। प्रॉब्लम तब आती है जब पता लगता है कि उस एरिया में काफी फिरोज नाम के लोग रहते थे। वहां का माहौल गर्म हो जाता है और उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते वो लोग महाबालेश्वर के मंदिर पहुंच जाते हैं जहां आराध्या काफी पूजा करती है। आराध्या असल में हिंदू होती है पर विप्लव को ये नहीं पता होता। उस रात आराध्या और उसकी दोस्त एक्सचेंज में ही रुकते हैं। विप्लव आराध्या के लिए बिरयानी लाता है पर वो उसको देखकर उल्टी कर देती है। उसकी दोस्त कहती है कि वो वेजिटेरियन है, जिसे सुनकर उसको काफी शौक होता है। अगले दिन विप्लव उनके भाई को ढूंढने के लिए उन दोनों के साथ पूरा कश्मीर घूमता है और उनकी बॉन्डिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। आराध्या विप्लव को सच बताना चाहती है पर उसकी दोस्त उसको मना कर देती है। अगले दिन जब विप्लव उठता है तो वो दोनों नहीं होते। विप्लव का कोवर्कर बोलता है कि उन्होंने विप्लव को चूना लगा दिया है और अभी तक वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके होंगे। विप्लव किसी भी हाल में आराध्या को खोना नहीं चाहता
और उसे ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान की ट्रेन पर चढ़ जाता है। वो हर कोच में जाता है पर उसको आराध्या पुणे जाने वाली ट्रेन पर दिखती है। विप्लव ट्रेन पर चढ़कर आराध्या से अपने दिल की बात करता है। आराध्या भी अपनी सच्चाई विप्लव को बता देती है और उसके दिल में भी विप्लव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तब आराध्या के पीछे एक पंडित गायत्री मंत्र पढ़ने लगता है। विप्लव उसको कहता है कि अपनी चपर चपर बंद करो। आराध्या को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये तुम ऐसे नहीं बोल सकते। आराध्या बताती है कि कैसे उसकी फैमिली में सब लोग आस्तिक हैं और भगवान में मानने वाले लोग हैं, जिसको सुनकर विप्लव को एक जोर का झटका लगता है। आराध्या को उससे भी ज्यादा झटका लगता है जब विप्लव अपने पिता का नाम बताता है। आराध्या और विप्लव दो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैमिली से आते हैं और उनके फादर्स के थॉट्स एकदम अपोजिट होते हैं और उसके लिए वो दोनों काफी मशहूर भी हैं। पर विप्लव और आराध्या को भरोसा होता है कि वो इस चैलेंज को फेस कर लेंगे। न्यूज डिबेट में आराध्या के पिता आचार्य श्रीनिवास और विप्लव के पिता सत्या में काफी बहस होती है। उन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। खैर, विप्लव अपने दिल की बात अपनी माँ को बताता है जो उसको सपोर्ट करती है और उसके साथ श्रीनिवास के पास प्रपोजल लेकर जाती है। श्रीनिवास अपनी बेटी पर काफी गुस्सा होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी नास्तिकों के घर जाए, पर आराध्या किसी तरह उनको मना ही लेती है। दूसरी तरफ विप्लव भी सत्या को रिश्ते के लिए मना लेता है। उनकी फैमिलीज एक मेट्रो में मिलती है। काफी देर तक तो एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है, पर कुछ टाइम बाद आचार्य विप्लव की कुंडली मांगता है। वो कहता है कि कुंडली में कोई दोष है और विप्लव और आराध्या कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो कहता है कि दोनों बाप बेटों को एक पाठ करना होगा ताकि ये दोष हट सके। सत्या को लगता है कि ये सब वो उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आराध्या और विप्लव अपनी फैमिलीज को छोड़कर शादी कर लेते हैं और विप्लव के बॉस के घर में ही रहने लगते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं और उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही होती है। आराध्या प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होती है। विप्लव ये खबर हर जगह फैला देता है। आचार्य सुनकर हैरान होते हैं कि उनकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है। डॉक्टर बाद में बताती है कि आराध्या का 6th मंथ में ही मिसकैरेज हो गया था। आराध्या और विप्लव दोनों ही बहुत परेशान और दुखी होते हैं। घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उन दोनों के पापा वहां पर मौजूद हैं। सत्या श्रीनिवास की काफी इंसल्ट करता है कि कैसे उसकी भक्ति गलत साबित हुई। एकदम से आराध्या बता देती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और मानो एकदम टर्न ऑफ टेबल्स हो जाता है। अब श्रीनिवास सत्या को ब्लेम करता है कि उसके पाठ न कराने की वजह से ही ये सब हो रहा है। आराध्या और विप्लव में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका बच्चा नहीं हो रहा था और उनकी फ्रस्ट्रेशन वो एक दूसरे पर निकाल रहे होते हैं। विप्लव ने टेस्ट भी कराया जो एकदम नॉर्मल आया होता है। आराध्या विप्लव से पाठ कराने की बात करती है, पर विप्लव मना कर देता है और कहता है कि हम ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। मानो दो अलग अलग मेंटालिटीज का कोलिजन चल रहा हो। फिर मैडम उन्हें उनकी बेटी के बर्थडे पर इनवाइट करती है। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी 5 साल की उम्र में चल बसी थी। मैडम बताती है कि कैसे उनकी बेटी प्री मैच्योर थी और मैथ्यू उनके हस्बैंड ने उनका काफी सपोर्ट किया था। उनकी कहानी सुनकर मानो विप्लव और आराध्या की आंखें भर आती है। आराध्या अगले दिन विप्लव को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसको लगता है कि वो दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह सकते। विप्लव की लाइफ मानो तबाह हो गई थी। वो हर पल आराध्या को याद करता था। फिर एक दिन वो आचार्य के घर जाकर बोलता है कि वो यज्ञ के लिए तैयार है। वो सत्या के साथ काफी बहस करता है, पर अंत में सत्या अपने बेटे की खुशी के लिए यज्ञ के लिए मान जाता है। यज्ञ के एंड के टाइम जोर से बारिश हो जाती है और यज्ञ इनकम्प्लीट रह जाता है। श्रीनिवास कहता है कि भगवान को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा। वो समझ जाता है
कि अपनी ईगो के लिए वो दोनों अपनी ह्यूमैनिटी को त्याग चुके हैं और अपने बच्चों की खुशी भरी जिंदगी के बीच में आ रहे हैं। विप्लव और आराध्या दोबारा साथ में मिल जाते हैं और उनका एक बच्चा भी होता है जिसको वो नाम देते हैं खुशी। बहुत ही इमोशनल फिल्म थी ये दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। साइनिंग आउट, बाय बाय।